चलिए, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों का क्लास है, केमिस्ट्री की क्लासेस है। उसमें हम परमाणु संरचना का एक छोटी सी टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जिस टॉपिक से आपको हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन डेफिनेटली है कि आपके मैट्रिक बोर्ड में भी क्वेश्चन आएंगे और 12th बोर्ड में भी क्वेश्चन आएगा और जनरल कंपटीशन में भी इससे क्वेश्चन आता है। और ये मेरा वादा है कि आप मेरे वीडियो को देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चन आपसे मिस होगा ही नहीं, डेफिनेटली है। इतना शॉर्ट ट्रिक आपको हम बताएंगे कि जो आप कभी भी कोई भी एग्जाम रहे उसमें आप मिस ना करेंगे। हमारे पीरियोडिक टेबल जो है अभी जो हम पढ़ते हैं, ये मेरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। कौन सी पढ़ते हैं? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक, है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल माना किस चीज पर आधारित है मेरा? एक तो होता है परमाणु संख्या और एक होता है परमाणु भार। तो हम ये जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है किस पर आधारित है मेरा? परमाणु भार पर। किस चीज पर है मेरा? परमाणु भार पर। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरा, बीबीआई करके याद रखेंगे इसको। परमाणु भार पर मेरा आधारित है। किस चीज पर आधारित है? परमाणु भार पर आधारित है ये मेरा। तो देखिए, परमाणु भार क्या होता है? परमाणु यदि हम लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाएं जाते हैं तो परमाणु भार मेरा बढ़ते जाता है, और ऊपर से नीचे आते हैं फिर भी मेरा बढ़ता है, ये मेरा बढ़ता है ना। तो परमाणु हमने बताया कि ये मेरा परमाणु भार पर आधारित है। चलिए फिर देखते हैं। चलिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानने के लिए आपको सब ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल, जिसे हम उपकक्षा कहते हैं, इसकी जानकारी आपको रखना होगा। चलिए, सब ऑर्बिटल कितने होते हैं मेरा? 4 ही तो सब ऑर्बिटल होते हैं, S, P, D और F, यही तो होता है। चलिए, S, P, D, F के बारे में आपको हम फुल डिटेल स्टडी करा देते हैं। S कहाँ से आया है मेरा? S फॉर एस्फेरिकल। S कहाँ से आया है मेरा? एस्फेरिकल, S फॉर एस्फेरिकल। P फॉर प्रिंसिपल, P कहाँ से आया है? प्रिंसिपल। D फॉर डिफ्यूज, D कहाँ से लाया है? डिफ्यूज। और F फॉर फंडामेंटल, F फॉर फंडामेंटल। S फॉर स्फेरिकल, P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज, S फॉर, इसका शेप क्या होता है मेरा? इसका शेप होता है मेरा स्फेरिकल शेप, दैट मीन्स गोलाकार। प्रिंसिपल, इसका शेप क्या होता है मेरा? क्या होता है? डम्बेल, डमरू की तरह होता है। इसका शेप होता है मेरा डमरू की तरह, याद रखेंगे। इसका शेप होता है डबल डम्बेल, इसका शेप होता है डबल डम्बेल। और इसका शेप होता है कॉम्प्लिकेटेड। क्या शेप होता है इसका? कॉम्प्लिकेटेड, है ना। इस टाइप से उसका शेप होता है, याद रखेंगे। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपके आता है। S फॉर स्फेरिकल, S कहाँ से आया मेरा? स्फेरिकल से। P फॉर प्रिंसिपल, D फॉर डिफ्यूज एंड F फॉर फंडामेंटल। और S का शेप क्या होता है मेरा? स्फेरिकल, गोलाकार। P का होता है डम्बेल, डम्बू की तरह। D का होता है डबल डम्बेल और F का होता है कॉम्प्लिकेटेड। चलिए, आपको बता रहे थे S में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, P में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन, D में अधिक से अधिक मेरा 10 इलेक्ट्रॉन। D में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। और F में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन, है ना। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। S में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। P में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। D में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन होगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। और F में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन होगा, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, है ना। तो अभी तक आपने SPDF के बारे में समझ लिया। SPDF क्या होता है मेरा? उपकक्षा। उपकक्षा क्या होता है? जहां पर इलेक्ट्रॉन मेरा रहता है, हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आपको हम पहले वीडियो में ही बता चुके हैं। परमाणु संरचना का मेरा जो वीडियो था, इस वीडियो में हमने आप लोगों को बता चुके हैं कि कक्षा, उपकक्षा। उपकक्षा क्या होता है? जहां इलेक्ट्रॉन रहता है उसको हम उपकक्षा बोलते हैं। तो हमने SPDF के बारे में पढ़ लिया। चलिए, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ने के लिए हमको क्वांटम नंबर की जानना भी जरूरी होता है ना। क्वांटम नंबर एकदम बिल्कुल आसान सा ट्रिक है। यदि आप क्वांटम नंबर समझ गए तो फिर समझिए आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका 1 से 2 मार्क्स डेफिनेटली आपका बोर्ड क्वेश्चन में रहेगा ही रहेगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन में रहेगा।
चलिए अब हम देखते हैं क्वांटम नंबर, है ना। क्वांटम नंबर कितने होता है? 4 तरह के क्वांटम नंबर होता है। कौन कौन से क्वांटम नंबर होता है? पहला देखिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या होता है मेरा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलिए सबको हम किस किस चीज से इंडिकेट करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम n से लिखते हैं। क्या चीज से लिखते हैं? हमने n से लिखते हैं, इंडिकेट करते हैं n से। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हमने l से लिखते हैं और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से लिखते हैं और स्पिन क्वांटम नंबर को हमने s से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हमने n से लिखा, एजीमुथल क्वांटम नंबर को स्मॉल l, याद रखेंगे स्मॉल l, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल m से लिखते हैं, है ना। चलिए अब देखते हैं n, l, m और s क्या होता है, इसका वैल्यू कहां से कहां तक लाइज करता है और कैसे उसको हम उप कक्षा में SPDF में उसको हम सेटअप करते हैं। चलिए देखते हैं। चलिए अब हम बताते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का सबसे आसान सा ट्रिक। देखिए हमने आपको बस एक बताया n+l रूल, याद रखेंगे n+l रूल। क्या होता है n क्या होता है और l क्या होता है? आपको इससे पहले हम आपको क्वांटम नंबर बताए थे। क्वांटम नंबर में n और l की चर्चा किए थे हमने। n होता था मेरा क्या? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l होता था एजीमुथल क्वांटम नंबर। बस देखिए दो ही चीज की यदि आपको जानकारी है तो फिर आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर लेंगे। हमने क्या बताया? n+l रूल। n क्या होता है मेरा? कक्षा संख्या। n ही तो होता है मेरा कक्षा संख्या, और कक्षा संख्या आप जानते हैं क्या होता है? पीछे वाले 1 2 3 4 5 6 7 ये जो होता है मेरा कक्षा संख्या होता है। और l क्या है मेरा? l का वैल्यू मेरा SPDF पर बदलते जाता है। गौर से देखेंगे, हमने s के लिए l बराबर क्या लिया? 0, p बराबर p के लिए l का मान 1, d के लिए l का मान 2 और f के लिए l का मान 3। बस इतना ही रूल है। यदि आपको ये रूल पता हो जाता है तो फिर समझिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लिए। और आपको एक ट्रिक बताते हैं, एक कक्षा में अधिक से अधिक एक ही उपकक्षा होगा। बस याद रखें, एक कक्षा में अधिक से अधिक एक ही उपकक्षा होगा, 2 कक्षा में। चलिए अगला ट्रिक था मेरा, हमने क्या बताया? एक कक्षा में अधिक से अधिक एक ही उपकक्षा हो सकता है। हमने एक कक्षा लिया 1s, दैट मीन्स 1 है तो एक कक्षा है, तो उसमें एक ही उपकक्षा होगा, s ही होगा, p नहीं होगा, 1p कभी नहीं होगा। हमने सिर्फ एक कक्षा में 1 है तो उसके साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही उपकक्षा होगा, s ही होगा। फिर इसके बाद हमने दूसरी कक्षा लिया, दूसरी कक्षा मतलब 2 कक्षा में अधिक से अधिक कितने उपकक्षा? 2 ही उपकक्षा, p, s और p। हमने 2s लिया, 2p लिया, 2d नहीं होगा, 2 के साथ मेरा d कभी भी नहीं आएगा, भूल से भी आप लोग इसको ना लिखेंगे। 2 के साथ मेरा s और p ही आएगा। 3 के साथ 3s, 3p, 3d ही आएगा, कभी भी f नहीं आएगा, क्योंकि 3 कक्षा है तो 3 ही उपकक्षा होगा, s, p, d। चौथा, तो चौथा में मेरा 4 उपकक्षा, s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा और f भी होगा। 4 कक्षा, चारों उपकक्षा। फिर 5वीं कक्षा। अब बताइए 5 कक्षा और उपकक्षा कितना है मेरे पास? सिर्फ 4 ही है, उपकक्षा तो 4 ही है ना। तो 5वीं कक्षा में और 4 ही उपकक्षा होगा, तो कितना होगा? 5s, 5p, 5d, 5f। फिर 6ठी कक्षा लेंगे, 6ठी कक्षा में भी मेरा 4 ही उपकक्षा होगा, 6x, 6p, 6d, 6f। यदि आप इतना जान गए तो फिर बस एक और ट्रिक है, इसके बाद तो आप एकदम दरादर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू कर देंगे। चलिए हमने क्या बताया? यदि n+l का मान एक समान हो जाए, है ना, n+l का मान, हम आपको n और l के बारे में बता चुके हैं, n और l का मान हम निकालेंगे। यदि ऐसा कंडीशन आ जाए कि n और l का मान दोनों एक समान हो जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन मेरा किस में जाएगा? हमने बता चुके हैं, पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में जाएगा जिसका n का मान कम हो, दैट मीन्स जिसका ऑर्बिट संख्या, कक्षा संख्या कम हो, उसमें इलेक्ट्रॉन मेरा पहले जाता है। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यदि हम n+l का मान सबको हमने फाइंड आउट कर लिया, n+l का मान पता कर लिए, यदि n+l का मान मेरा एक समान आ जाता है, तो पहले इलेक्ट्रॉन उस
कक्षा में जाएगा जिसका कक्षा की संख्या मेरा कम हो। जिसमें कक्षा की संख्या कम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन मेरा पहले जाता है। नेक्स्ट है मेरा, यदि मेरा उपकक्षा आधे भरे है या फिर पूरे भरे है ना, आधे भरे ऑर्बिटल और पूरे भरे ऑर्बिटल मोर स्टेबल होता है, बहुत ही अस्थायी होता है। हमने आपको बता चुके हैं स्टेबिलिटी के बारे में कि जितने भी तत्व है हर तत्व चाहता है कि हम अपने आप में स्टेबल हो। तो स्टेबल होने के लिए आपको हम बताए हैं कि ग्रुप 18 के एलिमेंट, ग्रुप 18 का एलिमेंट क्या था मेरा, बताइए, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन, ये तो होता था मेरा ना। तो उसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आता था? हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन ही है, तो इसलिए ऑलरेडी इसके बाह्यतम कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और ये मेरा स्टेबल होता था ना। तो जितने भी एलिमेंट है सब चाहता है कि हम अपने आप में स्टेबल हो, और स्टेबल इसलिए होता है कि वो न किसी को देता है न किसी को लेता है। तो स्टेबल होने के लिए क्या करता है, अपने आप को साझा करता है या फिर ट्रांसफर करता है, एक दूसरे को देता है इलेक्ट्रॉन, एक किसी से दूसरे से ले लिया, फिर दूसरे से दूसरे को दे दिया, दे करके और ले करके अपने आप को स्टेबल होता है ना। तो हमने बताया यदि आधे भरे ऑर्बिटल है, आधे का मतलब यदि S है, P है, P में यदि 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यदि 5 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से लेकर के अपने आप को स्टेबल हो जाएगा। ये मेरा स्टेबिलिटी का कंडीशन आता है कि किसी दूसरे से भी 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के अपने आप को स्टेबल हो गया। तो इस टाइप के कंडीशन में हम देखते हैं। चलिए अब हम लेते हैं उसका क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखिए हम कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं, एक कक्षा में अधिक से अधिक 1 उपकक्षा, 2 कक्षा में अधिक से अधिक 2 उपकक्षा, 3 कक्षा में अधिक से अधिक 3 उपकक्षा SPD, 4 कक्षा में अधिक से अधिक 4 उपकक्षा SPDF, 5 कक्षा में SPDF, उपकक्षा मेरा 4 ही होता है, इसीलिए मेरा 4 ही उपकक्षा होगा। हमने SPDF ले लिया। 6 कक्षा में 4 ही उपकक्षा होगा, 6X, 6P, 6D और 6F, इतना ही तो आया मेरा ना। चलिए अब हम देखते हैं सबका N+L रूल हम फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे हम N+L रूल फाइंड आउट करते हैं। 1s के लिए कितना हो जाएगा मेरा, 1s के लिए n = इसका मान निकालिए। चलिए यहाँ पर हम सबका फाइंड आउट करते जाते हैं। 1s के लिए कितना होगा, n का मान 1 और s का मान 0, दैट मीन्स कितना होगा। चलिए 2s के लिए कितना हो जाएगा, 2 और s के लिए 0, दैट मीन्स 2, कितना हो जाएगा 2। और sp के लिए, p के लिए l का मान होता है कितना 1, तो 2 + 1 3, देख लीजिए। फिर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा मेरा, बताइए, 3s के लिए 3, इसके लिए p के मान 4, इसके मान 5, इसके लिए 4, 5, 6, 7, यही तो आएगा मेरा। इसके लिए 5, 6, 7, 8, आपको हम फाइंड आउट करके बता चुके हैं। 4 है, s के लिए 0, s के लिए 0, दैट मीन्स 4 + 0, दैट मीन्स 4, p के लिए 1, तो 4 + 1 5, d के लिए 2, 4 + 2 6, f के लिए 3, 4 + 6 3। अब देख लीजिए आपको ये करना है कि कैसे कैसे इसको हम अरेंज करेंगे। सबसे गुड बात ये है मेरा कि उसको अरेंज हम कैसे करते हैं। देखिए वहाँ पर 1s के लिए कितना आ गया मेरा, 1 वैल्यू आ गया मेरा, तो उसके साथ क्या कर लेंगे हम 1s। चलिए 2 आ गया मेरा, यहाँ भी 2 है, इसके बाद 2 कहीं नहीं है, तो कितना हो जाएगा 2s। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, और आपको हम बता चुके हैं N+L का मान यदि एक समान आ जाए तो पहले इलेक्ट्रॉन उस कक्षा में जाएगा जिसकी कक्षा संख्या कम हो। तो यहाँ देखिए कक्षा संख्या मेरा 2 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, N+L का मान, ये मेरा क्या है N+L का मान, यही तो है मेरा N+L का मान। देखिए N+L में यहाँ पर n की मान कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, दैट मीन्स 2p। फिर इसके बाद देखिए 3s, अब देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो किस में कक्षा पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन, बताइए किस में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, ऑब्वियसली इसकी उपकक्षा संख्या मेरा कम है, इसकी कक्षा संख्या मेरा कम है, तो कक्षा संख्या कम है तो 3s
3p में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अब फिर इसके बाद किस में जाएगा, 4a, दोनों मेरा एक समान है तो एक दोनों एक समान है तो ऑब्वियसली मेरा किस में आ जाएगा, 4s में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन। 3p के बाद मेरा क्या हो जाएगा, 4s के बाद देखिए 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। देख लीजिए इतना आसान ट्रिक आपको कोई नहीं बताया होगा अभी तक। अब यहाँ देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इसमें जाएगा मेरा ना। तो कितना हो जाएगा, 4s के बाद 3d के बाद कहाँ गया मेरा 4p, 3d के बाद 4p, अब 4p के बाद कहाँ गया मेरा ये 5s। देख लीजिए मेरा वादा है कि इतना आसान ट्रिक आप कहीं नहीं देखे होंगे। देख लीजिए कैसे सीक्वेंस से मेरा आते गया, एकदम बनते गया मेरा बनते गया। यहाँ यदि इसका हम n+l वैल्यू निकालते हैं, बताइए कितना आएगा इसका n+l वैल्यू, 6, 7, 8 और 9, यही तो आएगा उसका n+l वैल्यू। अब देख लीजिए यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया, यहाँ भी 6 आ गया। हमने n+l का मान सबसे पहले उसमें देते हैं जिसकी n की मान सबसे कम हो। तो यहाँ पर n का मान क्या हो जाएगा मेरा, देखिए 4d, तीसरा वैल्यू है 4d। इसके बाद क्या आ जाएगा मेरा 4d के बाद 5p, क्या आ जाएगा मेरा 5p के बाद क्या आ जाएगा मेरा ये 6s। बहुत है, इतना तक आते आते तो आपको लगभग हमें 50-60 तक चल जाएगा मेरा, है ना। तो ये सीरीज जो है आपको याद करने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरी नहीं है सब याद करने की। आपको एक और आपको हम तरीका बताएंगे कैसे लिखते हैं, इसको आप तो समझ गए। हम किस में इलेक्ट्रॉन पहले देते हैं, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है ना, n+l। बस एक ही चीज याद रखना है, n+l रूल, बस यही रूल है मेरा जिसके आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। और आपको एक और हम आसान से तरीका, इतना जो चार्ट बनाए, चार्ट बनाने का कोई जरूरत नहीं था। देखिए फटाफट हम कैसे लिखा देते हैं आपको। चलिए हमने आपको यहाँ पर एक लाइन में सबको लिख दिया, एक कक्षा, एक उप कक्षा, 2 कक्षा, 2 उप कक्षा, 3 कक्षा, 3 उप कक्षा, 4 कक्षा, 4 उप कक्षा, sp 4d 4f, इस हिसाब से आते जाएगा जाते जाएगा। चलिए हम अपने आप को मन से निकालते जाते हैं, वो n+l रूल अपने दिमाग में फटाफट बैठा लेंगे। n का मान 1 और s l = 0, तो कितना हो जाएगा मेरा 1, दैट मीन्स 1s 2s 2p 3s दैट मीन्स कितना हो जाएगा 3 और 3p, यहाँ पर कितना हो जाएगा बताइए, 3p का मान कितना हो जाएगा l के लिए 2, तो 3 sp 1 दैट मीन्स 3 + 1 4, इसका मान आ जाएगा मेरा 4, 3s 3p और यहाँ पर 4 + 0 ये, तो कितना हो जाएगा मेरा 3p के बाद आ जाएगा मेरा 4s, इसके बाद क्या आ जाएगा मेरा 4s। यहाँ भी इसका n+l वैल्यू निकालते हैं तो 4 + s का मान 0 दैट मीन्स 4 और 3 + 1 दैट मीन्स 4। देखिए दोनों का वैल्यू सेम है, लेकिन पहले 3p में इलेक्ट्रॉन आता है, फिर इसके बाद 4s में इलेक्ट्रॉन आ गया मेरा। तो चलिए अभी तक हमने 4 तक आ गए, इसके बाद 5, तो 5s में कहाँ जाने के लिए 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आएगा बताइए, 3d में आने के लिए मेरा spd दैट मीन्स l = 2, तो पहले इलेक्ट्रॉन आ जाएगा मेरा 3d, कितने आएगा मेरा 3d के बाद 4p, p का निकालते हैं कितना आएगा मेरा 4p का, sp p के लिए l का मान 1, तो 4 + 1 5 दैट मीन्स कितना आ जाएगा 4p, फिर इसके बाद आ जाता है मेरा 5s 4p 5s। इस हिसाब से मेरा बढ़ते जाएंगे बस n+l का मान यदि आपको पता है तो फिर आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ आपको 1 से लेकर के 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट आपको निकालना हम कैसे सिखाते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। चलिए आपका 1 से लेकर के 10 तक का परमाणु संख्या और परमाणु का नाम सारे लिखा गया है। एलिमेंट का नाम है हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हीलियम परमाणु संख्या 2, लिथियम परमाणु संख्या 3, बेरिलियम 4, बोरोन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10। कम से कम आपको 30 तक तो डेफिनेटली याद होनी ही चाहिए मेरे भाई। यदि आप 12th बोर्ड के हैं, मैट्रिक के बोर्ड के हैं तो आपको 20 तक भी याद कर लेंगे तो आपको चलेगा। यदि आप 12th बोर्ड के हैं तो कम से कम आपका 30 तक तो याद होनी ही चाहिए, है ना। तो हमने आपको यहाँ पर 10 तक हमने इलेक्ट्रॉनिक का उसका और एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या आपने लिख दिया। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखिए हमने कैसे कैसे लिखा। 1s1 यहाँ पर एक परमाणु संख्या दैट इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या ही मेरा इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो 1 एक इलेक्ट्रॉन की संख्या दैट 1s।
चलिए हमने आपको बता चुके हैं S में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर 1s1 है, तो S में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 1s2, S में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर लिथियम 3, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कितने हो गया 1s2 2s1। देखिए इलेक्ट्रॉन हम पुराना, फिर बेरिलियम 4 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2, देखिए यहाँ पर S का भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरी हो गया, यहाँ दूसरे कक्षा के भी S का 2 इलेक्ट्रॉन पूरा पूरी हो गया। और देखिए हीलियम का मतलब यहाँ पर क्या 1s2 2s2, यहाँ हीलियम लिखना है, इसका मतलब है कि 1s2, ये मेरा पूरा 1s2 आ रहा है मेरा ना। तो इसके हिसाब से हमने सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको 10 तक हमने लिख दिया। 10 में मेरा क्या आ गया, यहाँ पर नियॉन का ऑलरेडी 10 होता है मेरा, 10 का हमने लिख दिया 1s2 2s2 2p6, और हीलियम 2s2 2p6। 2 कक्षा में अधिक से अधिक 2 कक्षा मेरा हो गया, S और P मेरा फुलफिल हो गया। और ये मेरा नियॉन है, तो नियॉन का हम इस टाइप से लिख सकते हैं, यदि मेरा 1s2 2s2 2p6 आता है उसके जगह डायरेक्टली हम नियॉन लिख सकते हैं। चलिए 10 के बाद हम 11 12 लेकर के अभी हम आपको आगे दिखाते हैं। चलिए अभी आप लोगों को हमने 10 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिए थे। अब 11, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20 तक हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा दिए, है ना। सोडियम कितना का 1s2 2s2 2p6 3s1, 2p6 तक ऑलरेडी हम आ चुके थे। हाइड्रोजन दैट मीन्स कहाँ 10 तक, अब है ना 10 तक, इससे पहले हमने आपको बता दिए थे। अब देखिए 11 में कहाँ गया, 10 नियॉन का होता था, तो नियॉन हमने लिख दिया, तो दैट इज 1s2 2s2 2p6 मेरा हो गया, और 3s1। तो फिर नियॉन 3s2, नियॉन 3s2 3p1। ये नियॉन ये जो मेरा है ना स्टेबल इलेक्ट्रॉन जो होता है, जिसका पूर्ण रूपीन कक्षा मेरा 72 कक्षा मेरा पूरे फुलफिल होता है, तो इसको हम एक मानक ले लेते हैं। उस मानक के बाद फिर हमने, इससे क्या होता है कि लिखने में मेरा आसान होता है ना। तो इस आधार पर हमने आपको 20 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों को 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे, और कुछ इसमें एक्सेप्शनल केस होता है ना। उस एक्सेप्शनल केस को आप लोग याद रखेंगे कि आधे बड़े ऑर्बिटल और पूरे बड़े ऑर्बिटल मेरा मोड स्टेबल होता है ना। तो उसके आधार पर कुछ मेरा एक्सेप्शन केस है, उस एक्सेप्शन केस को आप लोग देख लेंगे, तब फिर आपको इससे आगे की टॉपिक होगा ना। चलिए आज की टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं, फिर आपको नेक्स्ट टॉपिक में इससे आगे 20 से लेकर के 30 तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम आपको बताएंगे, है ना। इसी तरीके से आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और आपको एक से एक आसान से आसान ट्रिक जो आपको बिहार बोर्ड, मैट्रिक और 12th लेवल बोर्ड का जो हम इस चैनल पर क्वेश्चन आता है, तो आपको एक से एक आसान सा ट्रिक मिलेगा, और फुल डिटेल के साथ, फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मिलेगा, है ना। चलिए जय हिंद।